तो आइए हम बिंदुवार चर्चा करते हैं, टॉपिक वाइज चर्चा करते हैं कि कैसे डायनेस्टी डेवलप हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी 7वीं सेंचुरी में। तो हमने पढ़ा था कि प्रारंभ में प्राचीन काल में हर्षवर्धन तक छोटे छोटे राज्य डेवलप हो रहे थे और उन राज्यों के जो अधीन बड़े बड़े जो जागीरदार थे या सामंत थे या भूस्वामी थे वो भी मजबूत हो रहे थे और ये मजबूत हो रहे थे और ये प्रारंभ में अपने शासक को जिसके वो अधीन रहते थे उसको अपने क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र के भूमि संसाधन से जो कर प्राप्त होता था उसमें एक बड़ा हिस्सा अपने प्रमुख शासक को देते थे। लेकिन 7वीं सदी के आते आते ऐसे तमाम भूस्वामियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को सामंत के रूप में, शासक के रूप में वो डेवलप होने लगे और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को अपने अधीनस्थ, अपने स्वामी शासक से अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। इसी में एक उदाहरण है दंती दुर्ग का, जो कि प्रारंभ में वो चालुक्य राजाओं का अधीनस्थ शासक हुआ करता था। दंती दुर्ग नाम का दंती दुर्ग, और ये प्रारंभ में चालुक्यों का यह एक सामान्य शासक हुआ करता था। लेकिन इसने बाद में क्या किया कि अपने आप को चालुक्यों से अपने आप को अलग घोषित कर दिया और इसने एक हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ का उसने आयोजन किया। उस यज्ञ के द्वारा उसने अपने आप को उस तमाम ब्राह्मणों को अनुदान देके और यज्ञ करवा के उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापना की, जो आगे चलकर राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक के रूप में मान्यता मिली। और एक और तरीका था राज्य स्थापित करने का, वो सैन्य अभियानों के द्वारा कुछ राज परिवारों के और मेहनती जो महत्वाकांक्षी परिवार थे उनके कुछ सदस्यों ने अपनी राजधानी कायम करने के लिए, अपनी सत्ता कायम करने के लिए सैन्य अभियान का सहारा लिया और वो अपनी ताकत के दम पर अपने नए नए राज्यों की स्थापना की। इसमें कदम्ब मयूर श्रवण की बात आती है और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। लेकिन इन लोगों ने अपना जो पेशा था, बहुत सारे जो अन्य जातियां थी जो क्षत्रिय नहीं थी, जो शासक नहीं थी, उन जातियों ने भी हथियार उठाकर, हथियार के बल पर अपने राज्य स्थापित किए और शासन शुरू किया। तो ये कुछ तरीके थे जो कि यज्ञ के द्वारा या सैन्य अभियानों के द्वारा जो परंपरागत असैन्य जातियां थी उन्होंने भी हथियार उठाए और अपने शासन राज्य व्यवस्था की स्थापना की। अब हम बात करते हैं उन राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता था, कैसे होता था। तो मैंने बताया कि इन राज्यों के प्रशासन के केंद्र में राजा होता था और इन राजाओं ने महाराजाधिराज, राजा, चक्रवर्ती आदि तमाम बड़ी बड़ी उपाधियाँ, टाइटल अडॉप्ट किया, धारण किया इन राजाओं ने और अपने आप को महाराजाधिराज, महाराजा, राजा, चक्रवर्ती बनाया। और यह अपनी सत्ता का विभाजन या सहभागिता बड़े बड़े भूस्वामियों और प्रभावशाली सामंतों और पूंजीपतियों के साथ, समृद्ध महाजनों के साथ अपनी सत्ता का बंटवारा करते थे। तो ये और इनका जो प्रशासन था वह किसानों को या उनके अधीनस्थ जो क्षेत्र होते थे उन क्षेत्र के उत्पादकों से, चाहे वो किसान हो या व्यापारी हो, बाध्य करते थे कि एक बड़ा हिस्सा उनको कर के रूप में दें और इसी कर से होने वाली आय से इनका प्रशासन चलता था। राजा जो होता था केंद्र में होता था, राजा की सहायता के लिए तमाम समितियां काम करती थीं और इन समितियों को और राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए किसानों और उत्पादकों से जो कर प्राप्त होता था, जो लगान प्राप्त होता था, यह मुख्य संसाधन का मुख्य केंद्र था। इसके बाद एक टॉपिक और आता है प्रशस्ति की बात करते हैं। प्रशस्ति यानी कि अपने शासकों के सम्मान में उन शासक के दरबारों में जो कवि या विद्वान लोग रहते थे उन अपने शासकों की प्रशंसा में बड़ी बड़ी कविताएं या रचनाएं करते थे, लिखते थे, जो शासक की उपलब्धियों को डिटेल बताता था, उनकी जीत को, उनके
कहाँ कहाँ उन्होंने अपना युद्ध कौशल प्रदर्शन किया, क्या दान दिया, कौन कौन से अच्छे कर्म किए। तो बढ़ा चढ़ाकर ये प्रशस्तियाँ जो होती थी, जो इनके ग्लोरी के रिगार्डिंग जो राइट डाउन होता था, जो कंपाइल होता था, जो कमीशन होती थी इन कवियों के द्वारा और पोएट्स के द्वारा, वो वर्ड बाई वर्ड एक्चुअल सही नहीं होती थी, बढ़ा चढ़ा के होती थी। लेकिन इससे ये पता चलता था कि इस शासक ने वास्तव में क्या क्या किया होगा और इस शासक में क्या चल रहा होगा। उसी प्रकार प्रशस्तियों में एक प्रशस्ति है, एक हमने पढ़ा था क्लास 6 में, क्या पढ़ा था, प्रयाग प्रशस्ति पढ़ा था ना, प्रयाग प्रशस्ति पढ़ा था, जिसमें जो कौन सा है वो कवि कल्हड़ नहीं